गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री का लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि यूनिट नंबर हमारी 4 है +2 क्लास की। और कल हमने एक न्यूमेरिकल कराया था आपको मैंने, और काफ़ी लेंदी न्यूमेरिकल था, तभी वीडियो भी काफ़ी बड़ी होगी। आपको वीडियो देखने में काफ़ी टाइम लगा होगा, तो मैंने उसको पूरा ब्रीफ करके समझाया था। अगर आपने उसको बड़े ध्यान से देखा होगा तो आपको जो न्यूमेरिकल की क्लैरिटी है वो 100% श्योर हो गई होगी। आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और डिके। पहला टॉपिक रहेगा आज हमारा। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, सारा बताएंगे आपको, तो आपने कोई घबराना नहीं, आप टॉपिक्स नोट कर लें आज के। और तीसरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शन प्रोफाइल, जिसको हम पाथ ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हैं। और इसमें ही पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आज का ये लेक्चर का विषय रहेगा। और आज मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आज हरियाणा बोर्ड का 10वीं का रिज़ल्ट आया। रात को रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया सरकार ने, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अचानक ही डिक्लेयर किया, लेकिन बढ़िया आया, 65% रिज़ल्ट आया। जैसा कि आप जानते हैं सभी कि बेसिक जो हमारा साइंस का पेपर वो हुआ नहीं था, लेकिन बेस्ट ऑफ फोर्स और कुछ असाइनमेंट्स के आधार पर उन्होंने नंबर लगाते हुए बच्चों को पास कर दिया, उत्तीर्ण कर दिया। और सभी जो 10वीं के हमारे छात्र हैं जो इस वीडियो को अगर देखते हैं, जो 11वीं में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनको सभी को मेरा ऑल द बेस्ट माइंड योर साइंस चैनल की तरफ से उनको हार्दिक बधाई और उनको उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। और वो जिस भी फील्ड पर एडमिशन लें उसमें वो सफलता प्रदान हासिल करें। और इसी से ही अब मैं सीधा आपको वीडियो के लेक्चर से लेके चलता हूँ कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से हम आर्टिकल आज स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे साथ टॉपिक्स के साथ जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट हमें ये मालूम होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, तभी हम उसकी डिसइंटीग्रेशन पढ़ पाएंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की परिभाषा या डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको +1 में पढ़ाई थी, 2nd यूनिट के अंदर थोड़ा सा टॉपिक था। तो आज हम इसके बारे में लिखेंगे। दीज आर दोज एलिमेंट्स which spontaneously amidst the radiations light, alpha, beta particles and gamma radiations. Such substance are called as radioactive substance. उनको हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल आप जानते ही हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, नेप्ट्यूनियम एक्सेट्रा। तो दीज आर द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो ऐसे पदार्थ जो अपने आप से रेडिएशंस निकालते हों, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। द डीकम्पोजिशन और डिके, टूटना ऑफ दीज सब्सटेंस are called as natural
radioactive disintegration, नेचुरल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो ये हमारे नेचुरल रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं जो कि अपने आप से रेडिएशंस निकालते हैं और ये रेडियोएक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। एक और भी होते हैं हमारे। अब सेकेंड लिखेंगे, देयर आर सम सब्सटेंस there are some substance which when bombarded मतलब उसको बौछार करना, bombarded with सब atomic particles like protons, neutrons, etc. They changes to radio isotopes, and then they starts emitting the radiations. They start emitting the radiations. और इसके पश्चात ये क्या करता है, रेडिएशन सबमिट करने लगता है। इन सब्सटेंस को आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि ये पहले से नहीं थे, इनको बनाया गया। सच सब्सटेंस are called as artificial radioactive substance, and the disintegration or decay is called as artificial radioactive disintegration। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा अभी तक के लेक्चर में कि दो प्रकार के हमारे नेचुरल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं और एक हमारे आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। नेचुरल जो अपने आप से ही रेडिएशंस एमिट करता रहता है उसे हम नेचुरल बोलते हैं। दूसरे हमारे ऐसे पदार्थ है तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, लेकिन वो अपने आप इनिशियली रेडिएशंस एमिट नहीं करता। जब उसको हम बम्बार्डमेंट करते हैं प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स द्वारा, तो आइसोटोप में कन्वर्ट होने के बाद वो रेडिएशन एमिट करने लगता है, उन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वन इज नेचुरल, वन इज आर्टिफिशियल। तो ये आपको सबसे पहले पढ़ाया। अब ये टॉपिक इस चैप्टर में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जो ये डिसइंटीग्रेशन होती है ये इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जिसके बारे में अभी पढ़ाया, ऑब्लिक डिके follows the first order kinetics, first order kinetics। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए ये हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे इसी में, लेट अस सपोज दैट द इनिशियल मतलब शुरुआती initial concentration of radioactive substance is equal to N naught। कितना है? N naught है बेटा। रेडियोएक्टिव
सब्सटेंस की इनिशियल कंसंट्रेशन एंड द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर एन, कैपिटल। तो इसमें अब जो टर्म्स यूज करनी है, इनिशियल के लिए एन नॉट यूज करना है और फाइनल के लिए क्या यूज करना है, एन करना है। तो देयरफॉर रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस पता ही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और रिएक्टेंट की क्या होती है, घटती है। तो रिएक्टेंट होने के कारण यहाँ पर क्या लगाया गया, नेगेटिव साइन लगाया गया। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर जो के है ये क्या है, डिसइंटीग्रेशन या रेट कांस्टेंट जो था वो चेंज हो गया, इज ए कांस्टेंट कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन और डीके कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन और डीके कांस्टेंट। तो ये यहाँ पर रेट कांस्टेंट का नाम थोड़ा सा बदल दिया गया और डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। अब ये क्योंकि इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, जैसा कि आप जान ही चुके हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, के बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, कौन सी, अभी जैसे बताया, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन तो है एन नॉट और फाइनल कंसंट्रेशन है n। तो ये अपनी इक्वेशन बन गई और ये जैसा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की इक्वेशन बन गई। आपने कोई ड्राइव नहीं करना है, ये ऑलरेडी हमारा बना हुआ फॉर्मूला है, उसके अंदर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब इसके बाद आगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ पीरियड के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां पर भी फॉर्मूला सेम है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के आपको पता ही लग चुका है क्या है, डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहां पर आप देख रहे हैं, इसको चेंज करेंगे, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर अंडरस्टैंड हो रहा होगा टॉपिक क्या पढ़ाया जा रहा है। इसको मैंने चेंज किया, के को इधर ले आया, तो ये बन गया 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। इस इक्वेशन से ये बात पता लगती है कि जो के है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन की। तो डीके कांस्टेंट, क्योंकि बार बार हमें के की आदत पड़ी हुई रेट कांस्टेंट लिखने की, यहां पर लेकिन ये क्या है, डीके कांस्टेंट। और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट, निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। अब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और लगभग इनफाइनाइट होती है उसकी लाइफ।
इसलिए हमें एवरेज लाइफ निकालना पड़ता है। कहता है रेडियो एक्टिव, नेक्स्ट पैरा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज ए लॉन्गर लाइफ, दैट इज up to the value of the value of infinity, so that we have to take the half life average rate of the rate, या एवरेज लाइफ लेनी पड़ती है। और इसमें फॉर्मूला आता है हमारे पास, एवरेज लाइफ का फॉर्मूला है बेटा एवरेज लाइफ is represented by letter, this is called as tau, is equal to 1 upon k। k क्या है हमारा, k कांस्टेंट। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ, तो ये बन जाएगा 1 upon 693, t हाफ ऊपर चला गया, 1 से जब इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.44 into t half, तो एवरेज लाइफ इज 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 5। तो यहाँ पर लास्ट लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव substance is 1.44 times of the half life period of half life। तो ये आपको आर्टिकल अब समझ आ गया होगा कि ये हमारी क्या है। और अब हम बात करेंगे, अगर if the disintegration is slow, जो disintegration है वो क्या है बेटा, slow, तो then smaller the value of k and the average life will be very high। उसकी औसत लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल जो कि सारा का सारा थ्योरेटिकल था, जो आपने देखा। दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल वी हैव स्टडीड। अब हम अगला आर्टिकल स्टार्ट करेंगे जो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था, नोट किया हुआ है आपने, आगे होगा समझ क्या लिखना है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और पहले तो मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा और फिर हम इसके बारे में समझेंगे। और इसके लिए वी हैव टू स्टडी अबाउट द what collision theory। अब ध्यान से सुनना है आपने मेरी बात। इस टॉपिक के अंदर हमें 2 आर्टिकल्स करने हैं। एक तो आपके सामने लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरी इसी से ही रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड वर्ड पहले भी आपने सुना हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ाई हुई है मैंने।
ये यहां पर एनर्जी की बात है। इन दोनों बातों को ध्यान से समझना है। तो आर्टिकल उसके बाद लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। सारा जो टॉपिक है ये इन दो बातों पे ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको ये 2 पॉइंट्स याद हो गए, समझ आ गए, तो आपको टॉपिक समझ आ गया। अगर ये 2 बातें समझ नहीं आई तो आपको टॉपिक बिल्कुल आगे समझ नहीं आएगा। अगला जो है रिएक्शन प्रोफाइल है वो नहीं क्लियर होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम एक जनरल एग्जाम्पल समझते हैं। और जैसा कि आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं और चांस की बात है आज ही रिजल्ट आया, बोर्ड का 10वीं क्लास का रिजल्ट जो है आया है, आज ही आया है। ये जो दोनों वर्ड्स है एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये दोनों हमारे रिजल्ट से टैली करते हैं। टैली मतलब मैच करते हैं। कैसे? तुम कहोगे सर कैसे सर? अभी आपको समझाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा कि भाई 65% रिजल्ट आया है, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि भाई 65% बच्चे पास हुए हैं और 35% बच्चे क्या हो गए हैं? फेल हो गए। तभी तो कुल जोड़ कितना है? 100। बात समझ आ गई? अब बिल्कुल ऐसे ही हमारे रिएक्टेंट्स, सपोज हम 100 लेते हैं, लेकिन इसमें से जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो 70 बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा? मैंने बताया टैली करके चलना है। अब आपको दोनों वर्ड समझ आ जाएंगे, कौन कौन से? एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। हर सब्जेक्ट की पासिंग मार्क्स है 33। 100 में से 33 नंबर आने चाहिए। किसके लिए? उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए। अगर आपके 33 से कम रह गए तो आप क्या हो गए बेटा? फेल हो गए। जो 33 नंबर रखे गए हैं इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by the reactants to change into products। तो प्यारे बच्चों, 100 में से 70 प्रोडक्ट बना रहे थे, 30 नहीं बना पा रहे थे। क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि इन 30 के पास क्या नहीं थी? थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं थी। होगी बात क्लियर? बिल्कुल अच्छे से समझ आया ना? क्लियर हो गया? अब आप कहोगे सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या जी? एक्टिवेशन एनर्जी मैं बताता हूं। एक बच्चे के एग्जाम में पेपर मार्किंग करी, एग्जामिनर के बने 31 नंबर। 31 नंबर के कारण ये बच्चा फेल हो सकता है। हो सकता है मैंने बोला, लेकिन जो एग्जामिनर पेपर को चेक कर रहा है वो इसके 2 नंबर अपने आप से दे देता है। तो क्या बन गया बच्चों? 33 नंबर बन गए। बन गए जी। तो ये बच्चा क्या हो गया? पास हो गया। रिजल्ट जब आया तो वो क्या हुआ? पास हो गया। इस एग्जामिनर ने इसको 2 नंबर दिए। तो
जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं उसकी ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंचाने के लिए उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन। तो इसकी इंग्लिश क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या भी लिखूंगा, घबराना नहीं है आपने बिल्कुल, ये भी समझा रहा हूं, तुम्हें दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए, दोबारा बताऊंगा फिर लिखूंगा। क्या बताया मैंने बेटा कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट टू मेक द एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट्स के अंदर होनी चाहिए, किस लिए? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि भाई थोड़ी बहुत एनर्जी कम रह गई, किसकी? रिएक्टेंट की। हमने बाहर से सप्लाई दे दी एक्स्ट्रा अमाउंट, तो वो क्या हो गया? उसकी एनर्जी बढ़ गई और वो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल गया। और तुम कहोगे सर एनर्जी कैसे देते हो? एनर्जी देने के लिए हम क्या करते हैं? कभी कभार आप देखते हो रिएक्शन के ऊपर मैं लिख देता हूँ हीट, कभी बार लिख देता हूँ लाइट, कभी कभार लिख देते हैं सनलाइट, कभी लिख देते हैं यूवी लाइट। तो ये सब क्या है? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो कोई रिएक्शन हो नहीं रहा, उसको गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने का मतलब क्या? हमने उसमें क्या सप्लाई कर दी? हीट एनर्जी बाहर से सप्लाई कर दी। क्यों? क्योंकि उस रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं थी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी बनाने के लिए हमने बाहर से उसको क्या दी? सप्लाई दी। और वो बाहर से जो सप्लाई दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन। तो अब आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह माइंड के अंदर क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो दोबारा आप इस टॉपिक को रिवर्स करके दोबारा सुन लेना, तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। अब मैं इस टॉपिक को लिखूंगा, तो अब आपको टॉपिक समझा दिया है, तो अब हमें लिखने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इसकी स्टार्टिंग कोलिजन थ्योरी से की गई है। कोलिजन थ्योरी में कहता है कि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो कहता है अकॉर्डिंग टू, नोट्स बनाएंगे आप मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी the reactant molecules are in the state of random motion। कोई फिक्स पोजीशंस नहीं है, रैंडम मोशन है, यानी कि हमारी तरह सड़क पे सीधी चल रहे हैं, कहीं भी आए दाएं बाएं कहीं भी जा रहे हैं। इसलिए so that they collides with each other। ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलिजन्स करते हैं। इस कोलिजन के कारण ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। ड्यू टू द कोलिजन, ड्यू टू द कोलिजन of reactants, the molecules changes to product। इस कारण से रिएक्टेंट जो है किसमें बदल जाते हैं? प्रोडक्ट में। कहता है लेकिन बट all the reactants does not changes to product। The reactants which possess the, कौन सी एनर्जी अभी बताई थी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। only changes to product, only changes to product। तो अब हमारे पास लिखी जाएगी किसकी परिभाषा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये कोलिजन थ्योरी ने ये सारी बातें जानकारी हमें दी
कोलिजन थ्योरी पढ़ने के बाद हमारे वैज्ञानिकों को ये बातें पता लगी कि भाई रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन की डेप्थ पढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखें। इट इज़ अ मिनिमम एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी possessed by the reactant molecules which after collision changes to product, comma, is called as थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। कम से कम ऊर्जा जो कि एक रिएक्टेंट के अंदर होनी चाहिए जिससे कि वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, उस कम से कम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी के साथ ही आगे पैरा लिखना है, टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन वी sometimes supplies the heat energy, comma, light energy, etc. That extra amount of energy supplied to the reactants to make the energy equals to, कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी is called as एक्टिवेशन एनर्जी। उस एनर्जी को जो हमने बाहर से दी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम लिखेंगे, नाउ विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। टॉपिक के लास्ट तक ये चलेगा। एक्टिवेशन एनर्जी और डेफिनेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आई हुई है ये डेफिनेशन, इसको आप लर्न करेंगे। इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट of energy given to the reactants to make its energy equals to threshold energy। Energy equals to threshold energy is called as what? Activation। तो ये दो डेफिनेशंस पूरे टॉपिक के अंदर हमने पढ़ाई और अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसमें, कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम रिएक्टेंट्स को देते हैं बाहर से, जिससे
जिससे कि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंच जाए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब यहां पर कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो ऑलरेडी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि यहां पर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाई जा रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी is equal to threshold energy minus kinetic energy of reactant molecules। तो अब आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा कि ये क्या टॉपिक है। अभी इसमें एक एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, तो स्लो एंड फास्ट रिएक्शन का। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। अब हमने दो एग्जांपल स्टार्टिंग में लिखे थे बेटा, दोनों एक जैसे दिखने के थे। देखो आप, 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन gives you 2 molecule of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये था फास्ट रिएक्शन। बिल्कुल सिमिलर था 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये था स्लो रिएक्शन। तो आप समझ आ रहे होंगे कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम रिक्वायर्ड है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो आज हमें समझ आया कि ये रिएक्शन फास्ट क्यों होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, इस रिएक्शन में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। तो जब इसको पूरी एनर्जी मिलेगी तभी ये रिएक्शन करेगा, अदरवाइज धीरे धीरे रिएक्शन होता है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जो फ्यूल्स हैं वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल हैं। फ्यूल्स कौन से? जिनके द्वारा हम ईंधन, हमारे जो बेसिकली हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, they are thermodynamically unstable, but kinetically they are stable। अब इस बात को समझेंगे, इस वाले पॉइंट को, इसी कई टॉपिक कई पॉइंट है ये। जो फ्यूल्स हैं हमारे, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल क्यों हैं? चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक बात बताई गई थी कि 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। एक होते हैं स्पॉन्टेनियस और दूसरे होते हैं इनका उल्टा क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फ्यूल कौन सी कैटेगरी में आता है? स्पॉन्टेनियस। जब भी मौका मिलेगा ये रासायनिक क्रिया करेगा, लेकिन काइनेटिकली ये स्टेबल है। ऐसा कैसे?
काइनेटिकली स्टेबल वो होता है जिसकी हाई वैल्यू ऑफ क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी समझाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अब ध्यान से देखो बेटा, ये मैं आपको डस्टर दिख रहा है, आपको लकड़ी के बना हुआ है, लकड़ी जलाने के काम आती है। इसका मतलब ये थर्मोडायनामिकली क्या है, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन करता है, हमें मालूम है। लेकिन 3 महीने से आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो इसी डस्टर से मैं रब करता हूं, ये रासायनिक क्रिया नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तभी रिएक्शन करेगा जब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। और एक्टिवेट कैसे करूंगा? इसको या तो जलते हुए चूल्हे के अंदर डाल दूंगा, उसमें पहले से ही एनर्जी है, ये जल जाएगा, राख बन जाएगी। या फिर इसके अंदर मिट्टी का तेल डालूंगा, फिर माचिस लगाऊंगा, फिर ये जलेगा। तो ये जो माचिस लगाया मैंने बोला इसको मैं जलते हुए अंगीठी में डाल दूंगा, तो ये क्या हुआ, इसको एक्टिवेट करना हुआ। इसका मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वेरी हाई। इसका मतलब ये पड़ा रिएक्शन नहीं करता। जो सब्सटेंस पड़े अपने आप रिएक्शन नहीं करते हैं, वो काइनेटिकली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत हाई है। हमें इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी खूब सारी, तब जाकर ये जलेगा। ठीक है। और वैसे अगर देखो ध्यान से कि जैसे सपोज करो घर में आग लग गई, तो क्या होता है, सब कुछ राख हो जाता है ना। तो जो जैसे कुछ भी फर्नीचर पड़ा है, कुछ भी कपबोर्ड पड़ा है, सब जल जाते हैं। कैसे? उन्हें क्या मिल गई, एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई। कहाँ से मिल गई? उस हीट से मिल गई। तो अदरवाइज क्या है, ये काइनेटिकली स्टेबल, लेकिन थर्मोडायनामिकली क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो ये हमने फ्यूल के बारे में समझना है। तो ये हमारा ये टॉपिक था जो कि यहाँ पर हमारा क्लोज हुआ, सेकेंड टॉपिक। अब आपको क्लियर हो गया होगा, टॉपिक नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। अब मैं थर्ड टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपने अभी अगर 2 आर्टिकल समझ आ गए हैं तो 1 मिनट में आपको समझ आएगा। क्या लिखा था मैंने टॉपिक, रिएक्शन प्रोफाइल। रिएक्शन प्रोफाइल, रिएक्शन प्रोफाइल। और प्यारे बच्चों, पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन। और इसी में ही पढ़ाया जाएगा आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सारा लिख दिया मैंने। या फिर इसको बोलते हैं व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट। तो मैं आपको सब बातें बताऊंगा, तो आपने मेरे साथ टॉपिक में ध्यान रखना है। आपका ध्यान इधर से उधर नहीं होना चाहिए वीडियो को देखते हुए। तो ये ग्राफ बिल्कुल आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगी। बेटे ये वाई एक्सिस है, इस पे आपने लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी। एंड दिस इज एक्स एक्सिस पे लिखना है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। थोड़ा सा नीचे हो गया है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैंने बोल दिया है। क्या लिखा है बेटा नीचे, एक्स एक्सिस पे लिखना है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। अब मैं इसका कर्व बनाऊंगा। देखो कर्व कैसे बनेगा, यहां से ऐसे बनाना। ये बोलते हैं रिएक्शन प्रोफाइल। प्रोफाइल का क्या मतलब होता है, प्रोफाइल होता है डाटा। तो आपको रिएक्शन का पूरा कंप्लीट डाटा इसमें मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको कर्व बना दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर दी, जिससे कि आपको सिर्फ अब ग्राफ नजर आए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या खिचड़ी बना दी है। तो खिचड़ी नहीं बनानी है अपने को।
तो ये आपने वाई एक्सिस रखा हुआ है मैंने, ये कर्व थी। ये जो पॉइंट है बेटा, मैं लाइन खींच रहा हूं जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, जो आप देख रहे हैं, मैंने आगे तक एक्सटेंड कर दी। ये क्या है? रिएक्टेंट है बेटा। और अब यहां से खींचता हुआ लाइन को इसके साथ मैंने मैच कर दिया। मैच मतलब इसी के साथ क्या हिसाब बनाया मैंने। ये क्या है? प्रोडक्ट। दिस इज, यू कैन से R, यू कैन से P फॉर प्रोडक्ट। ये आप पीक देख रहे हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? एनर्जी बैरियर। मैंने जैसा कि आपको बताया, ये मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, रिएक्शन प्रोफाइल। रिएक्शन का कंप्लीट डाटा आपको पढ़ाया जा रहा है। अब ये जो हमारे पास यहां से यहां तक एनर्जी है, ये क्या है? रिएक्टेंट्स की अपनी खुद की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहां से यहां तक क्या है? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर आप पूरा लें यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर लें, तो ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अभी पढ़ाया था थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन। ये वाला पार्ट क्या है? ये और ये वाला जो डिफरेंस है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये होता है हमारा डेल्टा एच। डेल्टा एच यहाँ और क्लियर कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज आपको पता ही है क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अब आप देखेंगे इस केस में, ध्यान से देखो बोर्ड पे, रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है। इसका मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो इस केस में हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव। तो मैं अभी भी नहीं आया होगा क्लियर, देखो ध्यान से बोर्ड पे। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी। ये R, ये P। कौन सी बड़ी है? रिएक्टेंट। तो बड़ी माइनस की है, प्रोडक्ट छोटी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तुम कहोगे सर ये नेगेटिव क्यों पढ़ा रहे हो? तो ये भी बताया जा रहा है कि कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये क्या आएगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब मेन पार्ट रह गया, बस क्या रह गया? पीक के ऊपर यहां पर बनती है क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो सबसे पहले मैंने आपको पूरा रिएक्शन प्रोफाइल क्लियर समझाया। अब मैं आपको रिएक्शन के माध्यम से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है और हमारा क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, या इसको क्यों कहते हैं, ये बताऊंगा। तो ये ग्राफ आपने अब बना लिया होगा आपने, होप इसमें ये सारी डिटेल्स जानकारी दी है मैंने। एक्टिवेशन एनर्जी को EA द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E, कैपिटल A, छोटा नीचे की तरफ। तो दिस इज द सिंबल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारा रिएक्शन प्रोफाइल है। अब मैं आपको ये जो दो टर्म्स यूज किए हैं इनके बारे में बताऊंगा, और फिर हमारा आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। आज भी लगता है वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है। A प्लस B, या ऐसे लिखो A
B, A bond, B bond. What are these? These are reactant. रासायनिक क्रिया करके बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ AB. क्या मतलब? ये इसके ओल्ड बॉन्ड है बेटा, और ए बी के अंदर आप देख रहे हो पहले ए और बी के बीच में बॉन्ड नहीं था, ये बन गया न्यू बॉन्ड. ये ऐसे कैसे हुआ? ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा. ए डैश डैश ए, बी डैश 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 बी, और यहां पर भी डॉटेड डैश बॉन्ड्स, और ये यहां से. ये आपको पता लग चुका है, दिस इज ओल्ड बॉन्ड, दिस इज द ओल्ड बॉन्ड. ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, ये टूट रहा है, ये भी टूट रहा है. ये क्या है बेटा? न्यू बॉन्ड. ये क्या है? न्यू बॉन्ड. ये क्या हो रहा है? बन रहा है, इंग्लिश में फॉर्म, इंग्लिश में फॉर्म. ये जो चीज यहां पर मैंने ऐसे बनाई है, आप तो सीधा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखते हो, बीच में क्या बनता है ये सिर्फ मैकेनिज्म में पता लगता है. ये जो चीज बनी है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन स्टेट. दोनों का मतलब अभी बताऊंगा क्यों कैसे. आपने क्या याद करना है कि जब पुराने संबंध टूटते हैं और नए संबंध बनते हैं, तभी रिएक्टेंट क्या बनाता है? प्रोडक्ट. अब दो जनों के अंदर दोस्ती है गहरी, ए के साथ दोस्त है, बी के साथ दोस्त है, लेकिन किसी कारणवश इनके बीच में अनबन हो जाती है, और ए इस वाले बी को ले लेता है, ये ए इस वाले बी को ले लेता है. तो क्या हुआ? पुराने दोस्ती खत्म हो गई, नई दोस्ती बन गई. तो ये क्या है? बॉन्ड पुराने टूट गए, नए बॉन्ड बन गए. इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ प्यारे बच्चों? जहां पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड. ट्रांजिशन स्टेट क्यों है? ये तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है बेटा. ये ना तो हम इसको रिएक्टेंट बोल सकते हैं, ना ही प्रोडक्ट बोल सकते हैं. ये क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट, बीच वाली स्थिति है, इंटरमीडिएट. और इंटरमीडिएट को ही हम क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन स्टेट. मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए इससे होकर गुजरना पड़ेगा. इससे गुजरने का मतलब पुराने बॉन्ड पहले टूटेंगे और नए बॉन्ड क्या होंगे? बनेंगे, तभी आपका रिएक्शन पूरा होगा. तो ये इसी के साथ ही आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा. लेक्चर जरूर बड़ा हो गया है, लेकिन मज़ा आया होगा समझने में, एंजॉय किया होगा. और मैं तो यही कहूँगा एंजॉय करते हुए पढ़ें, तभी बात समझ अच्छी आएगी. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज माइंड योर साइंस.